नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मोनिका श्रीवास्तव। मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस या फिर टीबी कहते हैं। तो ये ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी होती है, ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस मेनली जो इन्फेक्शन होता है वो छाती या फिर चेस्ट का होता है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक बीमारी फैली रहे और इसका ट्रीटमेंट ना हो तो ये बॉडी के और भी पार्ट्स हैं जहाँ पे स्प्रेड करके और ऑर्गन्स या और जगह हैं जहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें कि मेन है दिमाग, जिसमें हम ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस कहते हैं, हड्डियाँ यानी कि बोन की ट्यूबरकुलोसिस, या फिर पेट में हो जाए, आंतों में ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, या फिर आपकी यूरिनरी ट्रैक में यानी कि किडनी और यूरिनरी ब्लैडर में ट्यूबरकुलोसिस हो जाए। तो ये सब जगह हैं जिनमें जो है ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो सकती है या फिर ये इन्फेक्शन फैल सकता है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के? पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है फीवर। यदि आपको फीवर आ रहा है जो कि लंबे समय तक आ रहा हो, 1 महीना 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया हो और ठंड के साथ बुखार आ रहा हो। दूसरा, आपको खांसी आ रही हो, पहले सूखी खांसी हो लेकिन फिर वो जल्दी ही बलगम वाली खांसी में कन्वर्ट हो जाए, और बलगम में यदि आपके ब्लड आए या फिर म्यूकस आए, यानी कि आपका बलगम चिपचिपा सा हो, गाढ़े पीले रंग का हो और चिपचिपा सा बलगम हो। और ये भी हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा बलगम या स्पुटम ब्लड स्टेन्ड हो, यानी कि ब्लडी स्पुटम हो, यानी कि खूनी आ रहा हो, और या फिर इसमें खून के धब्बे या फिर कतरे आ रहे हों। तो इन एनी केस इसमें से जो भी हो, ये आपको ट्यूबरकुलोसिस की तरफ इशारा करता है कि ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है। तीसरा, यदि आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हों, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हों और खाना भी ठीक से खा रहे हों, और तो भी बिना किसी कारणवश आपका वज़न कम होता जा रहा हो, 1 या 2 महीने के अंदर यदि आपने 7 से 8 किलो वज़न कम कर लिया हो, तो भी आपको ट्यूबरकुलोसिस की तरफ सोचना चाहिए कि कहीं हमें ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं हो रहा है। अगर फीवर, कफ और वेट लॉस तीनों चीज़ें हो रही हैं तो जल्दी ही किसी क्लिनिशियन या फिर फिजिशियन या फिर किसी डॉक्टर के पास जाइए और एक बारी अपनी ट्यूबरकुलोसिस की जांच कराइए। फिर सरकार ने एक प्लान स्टार्ट किया हुआ है, काफ़ी समय से चल रहा है, RNTCP है। ये ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, जिसमें जितने लोगों को ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन पाया जा रहा है, जिन जिन लोगों में भी, सरकार उनको ट्रैक करके, ट्रेस करके उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दे रही है। सरकारी, अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे और अपनी जांच दिखाएंगे या फिर वहाँ पे इलाज कराना चाहते हैं, तो आपकी बलगम की जांच होगी, खून की जांच होगी, वो सब सरकार के द्वारा इस टाइम पे फ्री चल रही है और फ्री में इलाज हो रहा है। तो या फिर मिनिमल पैसे में या फिर बहुत कम अमाउंट में ये सब चीज़ें डायग्नोज हो रही हैं और इलाज हो रहा है। फिर हम बात करते हैं कि डायग्नोसिस कैसे बनती है इसकी। तो सबसे इजी और सबसे आसान जो जांच है वो है स्पुटम की, यानी कि बलगम की। पेशेंट से कहा जाता है कि वो एक स्टेराइल कंटेनर में अपना बलगम दे और उसको माइक्रो लैब में भेजा जाता है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट उसको स्पेशल स्टेन्स से स्टेन करता है, एक स्लाइड बना के, क्योंकि जो नॉर्मल स्टेन्स हैं उनसे ये बैक्टीरिया स्टेन नहीं होता है। और वो स्टेन करके फिर माइक्रोस्कोप की सहायता से माइक्रोस्कोप में देखा जाता है और बैक्टीरिया की ग्रेडिंग करी जाती है। बैक्टीरिया के नंबर पे आधारित ये ग्रेडिंग होती है कि बैक्टीरिया कम है या ज़्यादा है, और उससे पता लगाया जाता है कि डिज़ीज़ की सिवियरिटी कितनी है या फिर डिज़ीज़ कितनी गंभीर है। फिर हम ये भी पता लगा सकते हैं स्टेनिंग से या फिर स्मीयर से कि पेशेंट अगर ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसका ट्रीटमेंट किस हद तक सफल हो रहा है, ये भी पता लगाया जा सकता है इस स्मीयर के थ्रू। और ये भी पता लगाया जा सकता है कि जो डिज़ीज़ है, यानी कि जो पेशेंट है इस समय पे, वो और लोगों को इन्फेक्टिव है या और लोगों
को उस पेशेंट से इन्फेक्शन होने के चांसेस या होने का खतरा कितना है, क्योंकि ये डिज़ीज़ धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। अगर आप एक दिन भी एक पेशेंट के साथ बैठ जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है आपको टीबी हो, लेकिन हाँ, अगर वो मरीज़ इन्फेक्शियस है और वो लगातार खांस रहा है तो एयर ड्रॉपलेट्स हैं या एयर पार्टिकल्स हैं, उसमें उसके टीबी के यानी कि ये बैक्टीरिया जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये फैल जाता है हवा में और उस ड्रॉपलेट्स में। और वो ड्रॉपलेट्स अगर किसी के कपड़ों पे हैं, गिर रहे हैं या टेबल पे गिर रहे हैं या फिर हवा में सस्पेंडेड हैं और वही हवा या सांस आप दूसरा कोई इंसान ले रहा है तो उसको होने के चांसेस होते हैं। तो कितना इन्फेक्टिव है पेशेंट, ये भी डिपेंड करता है दूसरे लोगों को उस मरीज़ से इन्फेक्शन होने पे। तो ये सारी चीज़ें पता लगाई जा सकती हैं अगर आप एक स्पुटम का स्मीयर अगर कराते हैं तो आई होप इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली होगी आप लोगों को। आगे आने वाली वीडियोस में ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में और लंग्स के अलावा यानी कि चेस्ट के अलावा और जिन जिन जगह पे ट्यूबरकुलोसिस होता है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे।